फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास चर्चा में, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 2027 का रण कितना गेम चेंजर अनुपूरक बजट। सियासत में कहावत है, जो लखनऊ की नब्ज पकड़ता है वही दिल्ली का रास्ता तय करता है। और 2027 के महासंग्राम से ठीक पहले योगी सरकार ने अपना सबसे बड़ा वित्तीय और राजनीतिक पासा जो है वो चल दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में करीब 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश हो चुका है। कागजों पर इसे अतिरिक्त खर्च का लेखा जोखा कहा जा रहा है, लेकिन राजनीति के चश्मे से अगर इसको देखें तो यह महज एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है। 2027 के चुनावी चक्रव्यूह का सबसे शक्तिशाली हथियार है। विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरता था, संविदा कर्मी, मानदेय, बदहाल सड़कें और ग्रामीण नेटवर्क, योगी सरकार ने चुनाव से पहले, आपको बता दें चुनाव से कई महीने पहले, फंड का थैला खोलकर क्या विपक्ष के हाथों से सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 4 से 6 महीनों में यह पैसा जमीन पर दिखेगा? क्या बैंक खातों में पहुंचने वाली यह बढ़ी हुई राशि 2027 में गेम चेंजर बनेगी, या फिर विपक्ष इसे आखिरी वक्त की चुनावी रेवड़ी साबित करने में कामयाब रहेगा? आज की चर्चा इसी पर। पहले हम सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस अनुपूरक बजट को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स हैं, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको पूरा करना, और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम प्रारंभ से ही बहुत बड़ा जोर देते आए हैं। भाई साहब, इसमें सीओ से बात करनी है। बात आज बजट में पेश किया जाएगा सर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से जोर देते आए। देखिए, बजट का आधार है किसान, महिला, युवा और गरीब। विपक्षी दल के नेता जो शिवपाल यादव हैं, महासचिव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस दौरान इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पिछला बजट तो खर्च नहीं हो पाया है, 20, 30, 35, 40% बजट खर्च हो पाता है, और अनुपूरक बजट की बात करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या अखबार लाते हैं, क्या बजट लाते हैं, 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट में नहीं खर्च कर पा रहे। 30% बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाते हैं, खर्च कर नहीं पाते। तो ये देखिए, चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार। इस सरकार की कोई उम्मीद नहीं, बस इस सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। देखिए, छात्रों, नौजवानों सब चीज में ये सरकार फेल है। तो आज की चर्चा इसी अनुपूरक बजट पर की। ये बजट जो है ये प्रदेश के हित में कितना महत्वपूर्ण है, और जो मुख्य बजट अभी जब 5 महीने पहले आया, उस बजट से कितना कुछ खर्च कर चुकी है सरकार, जो अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी। और ये बजट कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, 6 महीने बाद प्रदेश में चुनाव है, इसलिए अनुपूरक बजट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। चुनावी विपक्ष हालांकि इसको चुनावी रेवड़ी जरूर कह रहा है, लेकिन कई अहम सवाल इस पर उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप चौहान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं चर्चा में। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनुपमा श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी राजनीतिक विश्लेषक चर्चा में जुड़ने वाले हैं।
रामानुज भट्ट हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, आज जो है जो सदन में अनुपूरक बजट रखा गया, अनुपूरक बजट पेश किया गया है और 59,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है। काफी शोर शराबा और हंगामे के बीच सदन पटल पर ये जो है अनुपूरक बजट रखा गया। ये बजट कहीं ना कहीं ये विकास और ग्रामीण विकास, रोजगार, महिलाओं के उत्थान और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट बताया जा रहा है। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला? इस बजट की क्या महत्वपूर्ण बातें रही? देखिए मनोज, अगर बात की जाए कि इस पूरे बजट सत्र की अगर बात की जाए, जो अनुपूरक बजट पेश किया है सरकार ने, वो 59,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट जो है सरकार ने पेश किया है। हालांकि सदन के अंदर जो है लगातार हंगामा आ रहा था। इसी हंगामे के बीच जो है सदन जो है जब दूसरी बार जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तब इस बजट को जो है अनुपूरक बजट को रखा गया। और ये इतना बड़ा बजट है कि अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि राजस्व लेखा का व्यय जो है 17,300 करोड़ का है और वहीं पूंजी लेखा व्यय जो है 41,620 करोड़ से अधिक का है। तो अनुपूरक की अगर बात की जाए कि मांगों को जो नई मांगे थी, उनमें जो है 7,854 करोड़ से अधिक का जो है व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ भारी एवं मध्य उद्योगों की अगर बात की जाए, इसमें जो है 22,107 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही ग्राम विकास की अगर बात की जाए, ग्राम विकास विभाग के लिए 17,942 करोड़ से अधिक की जो है व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और वहीं ऊर्जा विभाग को 74,422 करोड़ का जो है बजट भेजा गया है। और वहीं साथ में स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण की अगर बात की जाए तो 2,000 करोड़ से अधिक का जो है प्रावधान जो है बजट का किया गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग की बात की जाए तो समाज कल्याण के अंदर 1,655 करोड़ का जो है रखा गया बजट समाज कल्याण के लिए। वहीं महिला कल्याण की अगर बात की जाए तो 1,094 करोड़ का जो है बजट महिला कल्याण के लिए। तो ऐसे अगर बात की जाए तो तमाम जो वित्तीय घाटे की अगर बात की जाए पूरी तरह नियंत्रण में है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने तमाम पहलुओं को, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़े विषय हो, इन सब पर ध्यान में रखकर जो है ये अनुपूरक बजट जो है बनाया है। जो परियोजनाएं चल रही थी उनको भी जो है धन दिया जा रहा है और नई परियोजनाओं के लिए भी जो है एक बड़ा जो है बजट इस अनुपूरक बजट में रखा गया। तो कहीं ना कहीं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है जो ग्राम रोजगार और ये श्रम, इन सभी को ध्यान में रख के जो है ये पूरा अनुपूरक बजट जो है रखा गया था। जी मनोज। निश्चित रूप से अगर रामानुज अगर बात करें, ये बजट जो है ये चुनाव से पहले ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब ये अभी 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी पड़ी हैं, तमाम ऐसी विकास की योजनाएं जो नई जो हो सकती हैं उनको चालू करने, तमाम अनुदान देने की बात जो है वो सब ये जो अनुपूरक बजट है इसके माध्यम से ये सारी योजनाएं पूरी की जाएंगी। और सरकार कहीं ना कहीं इन योजनाओं को पूरी करके जो विपक्ष संविदा कर्मी मानदेय, बदहाल सड़कें, इनकी जो बातें किया करता था, तो सरकार कहीं ना कहीं इस बजट पर इन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेगी, इन सभी कामों को करने का प्रयास करेगी। देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार जो है इतना बड़ा अनुपूरक बजट लेकर आई है, तो पिछली कार्य योजनाएं जो चल रही थी उनको जो है वो कहीं ना कहीं समाहित करने की कोशिश है, उनको जो है पूरा करने की कोशिश है। और इसके साथ साथ जो नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं उनके लिए भी जो बजट रखा गया है। तो ऐसे में विपक्ष का जो आरोप है, चाहे वो संविदा कर्मी हो या फिर जो है जो नई योजना जो स्कूटी को लेकर जो है जो घोषणा की गई है उसको भी जो है उसके लिए भी बजट। तो और ऐसे जो चाहे वो अगर बात की जाए कि जिस तरीके से चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए उसके लिए भी बजट, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये पूरा खाका खींचा है इस बार जो अनुपूरक बजट में, उसमें नई परियोजनाओं का भी ध्यान रखा गया है और पुरानी परियोजनाएं पूरी करके, ताकि जो विपक्ष लगातार मुद्दे बनाता है कि बेरोजगारी और जो है विकास नहीं है, सड़कों से लेकर जो है शहर सड़कों को लेकर जो है ग्रामीण सड़कों तक, इसके साथ साथ जो और भी परियोजनाएं हैं उनको लेकर जो सवाल खड़े करता है
उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और इस पर जो है कहीं ना कहीं जो सरकार जो है पूरी तरीके से इस बजट को खर्च करने की कोशिश कर रही है ताकि शहरी क्षेत्र के मतदाता हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हों, सबको कहीं ना कहीं जो है समाहित कर सके, सबको लुभा सके। और इतना बड़ा बजट, जाहिर सी बात है मनोज, की पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा अनुपूरक बजट जो है सरकार पेश कर रही है उत्तर प्रदेश की। लगातार जो है 20,000, पिछली बार जो है 25,000 करोड़ से नीचे का बजट था और अब जो है इतना बड़ा बजट, तो कहीं ना कहीं चुनावी साल को भी देखते हुए, जैसे चुनावी साल जो आ रहा है उसको भी देखते हुए ये माना जाना है कि अनुपूरक बजट में जो है प्रावधान किया गया था। जी मनोज। हाँ बिल्कुल रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। प्रदीप चौहान जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे हम सवाल, जिस तरीके से अनुपूरक बजट ये सदन में रखा गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट माना जा रहा है क्यों इस बार का जो मुख्य बजट था वो भी अब तक का सबसे बड़ा बजट था। 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था और अब जो है ये अनुपूरक बजट भी अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार कह रही है कि ग्रामीण विकास, रोजगार, महिलाओं के उत्थान और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, अधूरी परियोजनाओं को कंप्लीट करने के लिए ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रही है कि जो मुख्य बजट है वो सरकार खर्च नहीं कर पाई है, शिवपाल यादव जी कह रहे थे, और ये अनुपूरक बजट लेकर आई है। कहीं ना कहीं ये चुनावी इसको करार दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवपाल जी को विरोध करने का अधिकार है, वो विपक्ष में है तो विपक्ष क्या कहेगी? विपक्ष हमारी आरती तो उतारेगी नहीं जी। और सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न लगा नहीं सकता है। योगी जी जैसे तपस्वी मुख्यमंत्री, और लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाया है। हम आप जानते हैं कि उनको जब उत्तर प्रदेश की बागडोर मिली थी, सरकारी खजाने का क्या हाल था जी। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। आप खुद समझो कि सरकार लगातार दूसरी बार आई है जन आकांक्षाओं को पूरा करके, और हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, और सरकार ने अगर वादे किए और 5 वर्ष पूर्ण हो रहे, 5 वर्ष के लिए जनादेश मिलता है सरकारों को जी। तो अगर योजनाओं में, घोषणाओं में, जनता की आकांक्षाओं में उनको पूरा करने में कोई कमी दिख रही है और बजट की कमी दिख रही है, तो उसको, ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी विधायी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करेगी। तो सरकार ने वही किया है। अगर कोई योजनाएं नई जोड़ी गई होंगी उनके लिए बजट, जो योजनाएं चल रही हैं उनमें बजट की आवश्यकता होगी उनके लिए बजट। तो ये तो सरकार का जो लोकतांत्रिक और विधायी अधिकार है, तो सरकार ने किया है। अब शिवपाल जी क्या बोलेंगे? जब वो रहे तब कुछ कर नहीं पाए, क्या कर पाए? अब आप ये समझिए, एक एक्सप्रेसवे बनाया था और जिसके कमीशन खोरी को लेकर के सैफे परिवार में बंदर बांट हुई थी। यही अखिलेश जी अपने पिताजी के हाथ से माइक छीनते थे और फिर शिवपाल जी कहते थे कि अखिलेश जी की सरकार, जिसमें वो स्वयं कैबिनेट मंत्री रहते, कि सबसे भ्रष्टतम सरकार रही है। अब उन्हें लग रहा है कि अरे 5 साल में फिर लगा, अरे अब तो कहीं बांसपल्ली लग नहीं रही है, तो फिर इकट्ठे हो गए सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार का ये कदम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है, और सरकार 5 वर्ष का मैंडेट लेकर के आई थी, तो सरकार को जो जनता का जनादेश मैंडेट मिला, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करने का नैतिक उत्तरदायित्व तो भी सरकार का है, वही सरकार पूरा कर रही। आज आप बताइए, कोई सोच सकता था मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक के लिए एक्सप्रेसवे बन जाएगा? आप सोचिए, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब बुंदेलखंड को गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, अभी ये आपका लखनऊ और कानपुर का एक्सप्रेसवे। अगर ढांचागत विकास नहीं होगा, लोग 300-300 किलोमीटर की दूरी 15-15 घंटे में तय किया करते थे, आज 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो लोगों की कार्य क्षमता बढ़ी है, लोगों की जो कार्य क्षमता बढ़ने के कारण उनको जो अनावश्यक नुकसान होता था वो बचा है। तो आप समझिए, सरकार चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो, अभी देखो जो ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां हैं, जो होनहार बेटियां हैं, उनके लिए स्कूटी की योजना आई थी। तो कुल मिलाकर के सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और सरकार आगे भी, जनता फिर भाजपा को चुन करके भेजेगी,
अब इन लोगों को, विपक्ष के लोग हैं, उनका काम है विरोध करना, करते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात आ गई। रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, अगर इस अनुपूरक बजट की बात करें, सरकार इसको जन आकांक्षाओं को पूरा करने का बजट करार दे रही है। ग्रामीण विकास इसमें प्रमुखता से फोकस है और अच्छा खासा बजट भी दिया गया है। 17,000 करोड़ के आसपास का बजट ग्रामीण विकास में दिया गया है। रोजगार, महिलाओं के उत्थान और उससे संबंधित तमाम योजनाएं हैं। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, और सबसे बड़ी बात जो है मुझे लगता है, और मुझे लगता है सबको यही लगता होगा कि जो मैनिफेस्टो में वादा करके आई है सरकार, उसको भी तो पूरा करना है, इसलिए अनुपूरक बजट लेकर आई है। ये अनुपूरक बजट गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपकी प्रतिक्रिया? आपके नेता कह रहे हैं कि भाई आप मुख्य बजट भी खर्च नहीं कर पाए, अनुपूरक आप लेके आए। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। सभी पैनलिस्ट साथियों का भी आभार। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को पता चल गया है कि सरकार जाने वाली है। रजत जी, आपकी आवाज हाँ मुझे लग रहा है पहले आ रही थी लेकिन अभी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी जी रजत जी, आ रही आवाज। हाँ मनोज, मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जाने वाली है, उसको पता चल गया है, इसीलिए उनका बस ये है कि आखिरी राउंड और जो भ्रष्टाचार कर सके, पैसे का बंदरबाट कर सके, वो कर ले। हमने आपके ही चैनल पे, और आपके न्यूज का मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत सारे आपने जो है भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए इस सरकार के, चाहे वो ग्रामीण योजनाएं हो, चाहे वो आपके कब्रिस्तान शमशान का मामला और जल जीवन मिशन का मामला है, टंकियां जो गिरती रही हैं। अभी हमारे भाजपा के नेता कह रहे थे एक्सप्रेसवे, अभी ताजा बना है कानपुर लखनऊ का, 4200 करोड़ रुपए लगाए सरकार ने और 13 दिन में धस गया। नहीं, जहां सवाल उठाने सवाल नहीं धस गया। आप बताइए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे समाजवादी प्रदीप जी सुन लीजिए भाई, प्रदीप जी आप संजीदा प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी आप संजीदा और जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, और आप जब बोल रहे थे, रजत जी सुन रहे थे, आप सुन लीजिए भाई, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, उसके बाद आपसे फिर हम सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिए। वो अगर आरोप लगा रहे हैं प्रदीप जी, तो आप जवाब दे दीजिएगा। आप संजीदा प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, ऐसी उम्मीद हम आपसे नहीं कर रहे। संजीदा प्रवक्ता, आप जवाब अपने समय पे दीजिए, माफी चाहते हैं प्रदीप जी। जी रजत जी कंप्लीट करें। अरे सुनो, देखिए, चंदा चोरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। क्या बात कर रहे हो प्रदीप जी? ये सरकार सिर्फ चोरी करने में माहिर है, सिर्फ चोरी करने में माहिर है। जनता का पैसे का भ्रष्टाचार, ये पिछले बजट में इन्होंने बंदरबाट किया, सारी सरकारी योजनाएं खा गए, चाहे टंकियां गिर रही हैं, एक्सप्रेसवे जो इन्होंने हाईवे बनाए वो धस रहे हैं जगह जगह पे, और सड़कों की हालत खराब है। आप देख लीजिए, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने पैसा भेजा, उस पैसे का ऐसा तितर बितर किया है कि बड़े बड़े महानगरों में गड्ढे बने हैं। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे 300 करोड़ रुपए कानपुर शहर को दिया, और कानपुर शहर आज गड्ढे में डूबा हुआ है। और आज का ताजा मामला राम मंदिर 200 करोड़ वाला, राम मंदिर में 200 करोड़ लगने थे, 24 करोड़ लगा गए। नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं रजत जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पे रहिए, उसी पर रहिए कि ये अनुपूरक बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। सरकार बजट सिर्फ बंदरबाट का आखिरी इनको पता है कि सरकार जाने वाली है। हाँ। इनका इस सरकार को कामकाज से कुछ लेना देना नहीं है। ये बंदरबाट का आखिरी बजट है, इनको पता था, इसीलिए सरकार जाते जाते इन्होंने ये बजट पेश किया। इस बजट का कोई मतलब नहीं था, अन्यथा सरकार ये बजट कभी नहीं लेकर के आती थी। ठीक है रजत जी, आप भी सत्ता में थे। रजत जी आप भी सत्ता में थे, आप भी अनुपूरक बजट लेकर आते थे, अनुपूरक बजट आप भी लेकर आते थे, सत्ता में थे आप। सरकार आखिरी बजट खाने के लिए लाया गया है, तो देखिए ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे आप के न्यूज तो इसका साक्षी ना, इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, कितनी नहीं रजत जी, ये अनुपूरक बजट ये पहली बार तो आया नहीं है रजत जी। रजत जी अनुपूरक बजट पहली बार तो आया नहीं है रजत जी। अनुपूरक बजट मैं कह रहा हूँ कि रजत जी, हजारों करोड़ रुपए के हाईवे, शर्म नहीं आती है, हजारों करोड़ के हाईवे धस रहे हैं केवल 15 दिन में।
जो सरकार सर तक भ्रष्टाचार में डूबी हो, वो सरकार कोई भी बजट लिया है कभी भी कारगर साबित नहीं होगा। ये पैसे का सिर्फ बंदरबाट इनको करना है और ये जाते जाते कर ले, कोई बात नहीं, ये चढ़ावा है इनके ऊपर। ठीक है रजत जी, आपकी बात आ गई, चोरी कर लिया, आपकी बात आ गई, ये भी भ्रष्टाचार में खा जाएंगे। रजत जी आपकी बात आ गई। इनके नियत में ना काम है, इनके नियत में ना राम है, ना इनके नियत में काम है। रजत जी आपकी बात आ गई, रजत जी आपकी बात आ गई। हम रजा रिजवी जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे प्रदीप जी आपसे भी, रजत जी आपसे, कि जो चर्चा में अपनी बारी में ही बोलेंगे तो चर्चा बेहतर तरीके से हो पाएगी। आप अगर चर्चा का डेकोरम मेंटेन नहीं रखेंगे प्रदीप जी, अरे ना, जैसा इनके नेता और विधायक सदन में कर रहे थे हो हल्ला, वैसा ये चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। अरे तो प्रदीप जी आप रजत जी अपनी बारी में बोल रहे हैं, प्रदीप जी रजत जी अपनी बारी में बोल रहे हैं, अपनी बारी में बोल रहे हैं। जब आप बोल रहे थे चौहान साहब, मैं चुप था ना। नहीं प्रदीप जी ऐसे नहीं चलेगा, प्रदीप जी ऐसे थोड़ी होता है भाई। चर्चा में अपनी बारी में आपने बोला, उसके बाद अब रजत जी को जो मौका मिला तो वो बोलेंगे नहीं क्या? ठीक है रजत जी बात आ गई, आपकी बात आ गई, प्रदीप जी आपकी बात आ गई, रजा रिजवी जी ये बीच में बोले, ठीक है रजत जी, तो सुनना पड़ेगा इन चंदा। ठीक है रजत जी अब चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। रजा रिजवी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी जी, अगर अनुपूरक बजट की बात करें तो कोई ये सरकार पहली बार नहीं लाई है, और इससे पहले की जो सरकारें थी वो नहीं लाती थी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस समय अगर इस अनुपूरक बजट की अगर चर्चा करें तो जन आकांक्षाओं के साथ साथ सरकार तो कह रही है जन आकांक्षाओं को हम पूरा करने के लिए ला रहे हैं, तमाम अधूरी परियोजनाएं उनको पूरा करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन 2027 का चुनाव 5-6 महीने पहले है, 5-6 महीने बाद है, तो इसलिए उसके दृष्टिकोण से इस बजट को देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या ये बजट गेम चेंजर है, या ये चुनावों को देखते हुए ये बजट लाया गया है? क्योंकि जो मुख्य बजट है वो भी अभी 20% खर्च हुआ है, 5 महीने लगभग बजट के हो चुके हैं। रजा रिजवी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए, रिजवी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही। रिजवी जी आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही है। हाँ बिल्कुल सर, कंप्लीट करें। देखिए ऐसा है कि कोई भी सरकारें जो होती हैं वो अनुपूरक बजट लाती हैं और लाना भी चाहिए। हाँ। और अनुपूरक बजट के लिए कोई ऐसा नहीं है कोई कानून की अनुपूरक बजट नहीं ला सकते। हाँ बिल्कुल, हर सरकारें जो भी सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की, समाजवादी की, बीएसपी की, वो अपने विकास के मामलों के लिए बजट लाती रही है। लेकिन विपक्ष का काम एक जो है वो विरोध करना भी है, वो करना भी चाहिए। हाँ। अगर विरोध जरूरी है, लेकिन समाधान पर जोर ज्यादा असरदार होता है। वरना हंगामा जो है, हंगामा सिर्फ मंच की आवाज तो बन जाता है और जनता की जो जरूरतें हैं वो जो है पीछे रह जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता की जरूरतें समझ करके, जैसा कि आज इनके जो है मंत्री ने भी कहा, जो वित्त मंत्री हैं, कि ये बजट का आधार जो है वो किसान, महिला, युवा, गरीब का है। और ये अनुपूरक बजट अच्छा आया है, बुरा नहीं है। ये अगर विपक्ष कह रहा है बुरा तो ठीक है, डेवलपमेंट के लिए अनुपूरक बजट लिए जाते हैं। और हमारे साथी जो बैठे हुए वो कह रहे हैं ये तो बस अंतिम है, अंतिम अनुपूरक है। अरे भाई अभी शीतकालीन भी है, दिसंबर में शीतकालीन है और शीतकालीन लंबा चलेगा, चिंता न कीजिए। ये 4-5 दिन 6 दिन का नहीं रहेगा, वो लंबा चलेगा और उसमें भी विकास की धाराओं की कुछ न कुछ जरूर बातें आएंगी। लेकिन आज का बजट जो है वो आप देखिए इसलिए भी शानदार है कि गृह विभाग के लिए भी 3,575 लाख का जो है वो बजट किया गया है, और प्राथमिक शिक्षा के लिए भी अच्छा बजट दिया है। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन जो है ये बहुत मस्ट है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छी तरीके से, यानी किसी चीज की नींव मजबूत हो जाती है, बुनियाद अच्छा हो जाता है, उसमें 35,125.64 लाख का जो है बजट दिया, अच्छा बजट दिया है जी। और आपके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने तो पूरी बात बता ही दी है कि समाज कल्याण में जो 1,655 करोड़ दिया, महिला कल्याण में 1,094 दिया, चिकित्सा स्वास्थ्य में 2,025 दिया, ऊर्जा में 7,422 दिया, ग्राम विकास में 17,942 दिया, और भारी और मध्य उद्योग में 22,107। भारी और मध्य उद्योग में ये बजट अब की सबसे ज्यादा दिया गया है।
यानी सरकार ने ध्यान दिया है कि हमें उद्योगों पर भी ध्यान देना है। ग्राम विकास, उसके बाद नंबर आता है ग्राम विकास का। ग्राम विकास पे भी ज्यादा खर्च करने की कोशिश की है, क्योंकि आपने देखा है कि बीडीसी का चुनाव, बीडीओ का चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव ना होने के नाते भी ग्राम के क्षेत्रों में, गांव में और ज्यादा से ज्यादा जो है बजट खर्च करके गांव के डेवलपमेंट का वो किया गया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव ध्यान रखा गया है। क्योंकि गांव के अंदर जो है वो जहां गांव से जो चर्चा चलती है, कभी कभी तो लोग कहते हैं शहरों से चर्चा चलती है गांव तक जाती है, लेकिन हमें तो लगता है जो चौपाल से चर्चा शुरू होती है वो शहर तक आती है, और शहर तक आने के बाद पूरे प्रदेश की वो बन जाती है। तो ये आप देखिए। लेकिन आज देखिए, जो सपा के एक सचिन यादव जी थे, वो जो है मुख्यमंत्री का वो पोर्ट लेकर के और बीच में कूदना शुरू कर दिए। और उसके बाद देखिए कि कार संचालन नियमावली 2023 के नियम 299 के उपनिवेश में उनको जो है वो अपराह्न 1:25 से लेके पूरे सत्र के लिए सदन की सेवा से उनको निलंबित किया गया। यानी ये हमें लगता है कि ये अभी इस कार्यकाल में ये पहला कोई ऐसा है कि सदन के परिसर में प्रवेश करने के लिए उन पर रोक लगाई गई है। तो ये एक आदेश भी जारी किया गया, और आज सवेरे कैबिनेट की बैठक में ये अनुपूरक बजट को पास कर दिया गया था। उसके बाद जो है इसको जो है सदन में अंदर लाया गया है। और ये बजट, विपक्ष चाहे जो कुछ कहे, लेकिन जो भी अनुपूरक बजट आता है वो डेवलपमेंट के लिए आता है, वो विकास के लिए आता है उत्तर प्रदेश के। अब वो कुछ कहे, कोई आदमी कह रहे उसमें वो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन नियतें सरकार की जो रहती हैं वो विकास की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त, हमारे साथ अर्थशास्त्री अनुपमा जी भी जुड़ चुके हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद उनके पास भी जाएंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश लगातार आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में अनुपूरक बजट कितना उसको और आगे बढ़ाएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 1980 आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कितना गेम चेंजर अनुपूरक बजट, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुपमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री। अनुपमा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। अनुपमा जी, जैसे ही मुख्यमंत्री ये तमाम योजनाओं की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं, आर्थिक विकास की भी वो लगातार बात करते हैं, कानून व्यवस्था और मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाने की भी बात लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि देश के विकास में यूपी जो है ग्रोथ इंजन के तौर पर आगे बढ़े, और लगातार उसको लेकर प्रयास भी करते हैं। ये जब अनुपूरक बजट की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा अपना बजट जो 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट, मुख्य बजट पेश किया। उसके बाद ये अनुपूरक बजट भी बहुत बड़ा है, अब तक का सबसे बड़ा बजट। इस बजट से जो तमाम योजनाओं को गति मिलेगी, वो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है ये बजट उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से? अनुपमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद के न्यूज का और साथ में मनोज जी आपका कि ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आज ही हमारी सरकार ने ये बजट पेश किया है, जो कि सप्लीमेंट्री बजट या अनुपूरक बजट जो आप कह रहे हैं वो है। और ऐसा नहीं है, जैसा कि हमारे पत्रकार भाई साहब ने कहा, कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि एक सरकार ने ये इस तरह का बजट पेश किया है। हाँ, वो परिस्थितियां जिनमें ये बजट पेश हुआ है, हो सकता है कि जो ऑपोजिशन है उसको कुछ कुछ ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे जिससे कि इसका क्रिटिसिज्म होगा। द प्रॉब्लम यहीं पे यहाँ है कि सप्लीमेंट्री बजट एक इस दृष्टि से अच्छा होता है कि इस पे एक लीगल परमिशन की मोहर लगती है, और इसीलिए जब जरूरत होती है, जब हमें ये मानना होता है कि हमारा जो बजट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से जब हमें कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तब हमें वो सैंक्शन कराना होता है, और उसके लिए हम ये सप्लीमेंट्री बजट की पेशकश करते हैं संसद में, और फिर उसमें जो हमारा वित्त मंत्री है वो सारी चीजों को आते हैं, वो उसके पीछे एक लॉजिक देते हैं कि क्यों हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो विकास की तरफ हमारी जो प्रदेश है वो सबसे बड़ा प्रदेश है भारत में, अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से। तो ऐसे में
जो सरकार है यूपी की, उसको भी ये सोचना है कि यहाँ पे वोटर भी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे समस्याएं भी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे समाधान भी या स्कीम्स योजनाओं को लाना भी एक बड़ी मात्रा में जरूरी है। और जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो किसी भी मद में हो रहा हो, जैसे कि अभी हमारे भाइयों ने कहा कि वो चाहे हमारा मीडियम और हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ हो रहा है, चाहे वो बेसिक एजुकेशन की तरफ हो रहा है, चाहे वो सोशल वेलफेयर की तरफ हो रहा है, ये कंपोनेंट की मात्रा अन्य प्रदेशों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। सो ऑटोमेटिकली हमें ये मतलब लॉजिकली ये प्रूव करने में कोई वो नहीं है कि नहीं, ये विकास की दृष्टि से बजट को बनाया गया है और इस जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। अब इसमें जो दो तरह के कंपोनेंट हम सप्लीमेंट्री बजट में यूज करते हैं, एक है हमारा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से बता रही हूँ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो पूंजीगत व्यय होता है और पूंजी को ही हम निवेश की तरफ ले जाते हैं। और निवेश और बचत और निवेश, खाली बचत को एक आइडल रूप में रख देना इज नॉट सफिशिएंट। हम जब उसको इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो जो है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक पूरक का काम करता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो ज्यादा है, करीब 70% है, और जो 30% है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप में ये अमाउंट ये इस बात को बता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री जी हैं या जो वित्त मंत्री जी हैं या जो हमारी पार्टी है, वो जो हमारे राज्य मंत्री हैं, वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के जो हमारी एक विकसित भारत की जो सपना है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 70% एंड पूंजी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज 30% ओनली। बट हाँ, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि बजट हमेशा एक अच्छी दृष्टि से बनाया जाता है और बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट का जब वो पेश करती है। प्रॉपर चीज एलोकेशन नहीं है, बल्कि एलोकेशन से ज्यादा उसको कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं उन फंड्स को, उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। कैसे हम उसकी उपयोगिता कर रहे हैं, कैसे हम उसको व्यय कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर कि हमें जोर देना होगा। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। और एक बार फिर से प्रदीप जी का रुख कर रहे हैं। प्रदीप जी, अनुपमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी नियत के साथ, और रजा रिजवी जी ने भी कहा है कि सभी सरकारें लाती हैं और बहुत अच्छा है ये बजट आए तो जनता के हित में है, और तमाम योजनाएं जो अधूरी पड़ी हैं या उनको गति मिलेगी, बजट की अगर कमी है तो वो पूरी होनी चाहिए। और सभी सरकारें जो अपना मैनिफेस्टो लाती हैं उसको एन केन प्रकार किसी तरीके से पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करती हैं, और अगर सरकार करे तो उसमें कोई खामी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 से 6 महीने में ये पूरा जो पैसा, चाहे मुख्य बजट का हो चाहे अनुपूरक बजट का हो, ये जमीन पर उतरेगा, धरातल पर उतरेगा और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ उतरेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल इसलिए भी ये उठ रहा है क्योंकि जून 2026 तक, 30 जून 2026 तक जो मुख्य बजट है 9,12,000 करोड़ का आप बजट लेकर आए हैं, उसमें से 1,78,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 20% ही मुख्य बजट का जून तक खर्च हो पाया है। देखिए, अभी समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है जी। निश्चित ही सरकार इस बजट को खर्च करेगी। अगर कोई दिक्कत है, अगर कहीं कोई सिस्टम में कमी लग रही है, चूंकि विधायिका पास कर देती है और जनता से चुनी हुई सरकार सदन में पास कर देती है, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो सिस्टम है वो तो रोज बदलते नहीं है कर्मचारी अधिकारी, वो तो एक बार नियुक्त होकर के आ जाते हैं, वो तो जब उनका टेन्योर पूरा होता है तभी जाते हैं। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? आज सदन स्थगित हो गया कल तक के लिए, अगर आज सदन चलता तो अगर उसमें कोई सुझाव थे इनके, कोई अमेंडमेंट थे, कोई कटौती थी, जो भी विधायी नियम होते हैं, मैं सदन का सदस्य नहीं हूं, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो ये लोग कह सकते थे। अभी जैसा कि हमारे रिजवी जी कह रहे हैं, बताइए समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जसराना के सचिन यादव, बताते इंजीनियर हो रहे, क्या बात है, उनको विधानसभा अध्यक्ष जी ने पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। उन्हें जरा भी लज्जा नहीं आई होगी अपने ऊपर कि मैं विधायक को जनता ने चुन करके भेजा है और मैं किस तरह की हरकत कर रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष को हमें रिस्ट्रिकेट करना पड़ा। हम लोग पढ़ते थे, जब हमें रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता था क्लास से, तो हम लोग अपने माता पिता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होते थे। फिर माता पिता अभिभावक आते थे, भाई आगे से बेटा गलती नहीं करेगा। तो ये तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिवपाल जी वहां सदन में बैठे, माता प्रसाद पांडे जी बैठे,
अखिलेश यादव जी ठीक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार तो उत्तर प्रदेश ही है। तो उनको कम से कम सपा के विधायकों को जो भी जनहित के विषय थे, उन्हें लग रहा है कि रूलिंग पार्टी के ये संज्ञान में नहीं, तो संज्ञानित करें, विरोध करें कि केवल हो हल्ला करने के लिए, केवल हो हल्ला करने के लिए रोज नए मुद्दे। अभी अखिलेश जी एक जमाना था हम लोग शूद्र हैं, फिर अरे साहब संविधान बदला जा रहा है, अभी वो घटनाक्रम है, अरे साहब चंदा चोर हैं, अभी ये छात्रों का आंदोलन या जो उसमें वामपंथी लोग घुस गए, उन्होंने छात्रों के नाम पर के जो बवाल हुआ वो भी हमने देखा। ठीक है, छात्र नीडी हैं, उनकी बात सब लोग कहते हैं, सुनते हैं, सरकार ने भी सुनी, लेकिन ये लोग किसी भी विषय को केवल राजनीतिकरण करना, किसी प्रकार से सत्ता में आना, अरे हम लोग बहुत दिनों विपक्ष में रहे। प्रदीप जी ये तो आप पहले कह चुके हैं, प्रदीप जी ये तो आप पहले कह चुके हैं कि विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा तो आरती उतारेगा। आप तो पहले कह चुके हैं। विरोध का तरीका क्या होगा? अच्छा, अगर इनका विरोध था तो फिर इनको सचिन यादव जी को क्यों निष्कासित करना पड़ा माननीय विधानसभा अध्यक्ष को? तो आप विरोध करें, सदन में करें, नीतियों से करें, अपने वक्तव्यों से करें, आंकड़ों से करें। ये तो बजट का विषय, तो आप लोग अगर विपक्ष है, शिवपाल सिंह जी इतने वरिष्ठ मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता, माता प्रसाद पांडे तो स्वयं विधानसभा अध्यक्ष रहे, क्या अपने विधायकों को समझा नहीं पाते हैं कि विधायी तरीका क्या है सदन में विरोध करने का? केवल विरोध थोड़ी करेंगे ना भाई, जनता किस लिए चुन करके भेजती है? सदन चल रहा है तो हमारे विषय है, हमारी बात है, केवल इसलिए भाई सदन और सड़क में अंतर है। सड़क के विषय अलग है, सदन के विषय अलग है। जो विषय सड़क पर नहीं हो सकते उनके लिए सदन होता है, जो हम सदन में बात नहीं कहते हैं भाई। प्रदीप जी मेरा एक और सवाल ले लीजिए। अभी ठीक है, बजट जब पेश हुआ था, बहुत बड़ा बजट था यूपी के दृष्टिकोण से, 9 लाख करोड़ का बजट, उससे भी अधिक बजट था। उसके बाद से हम लगातार अभी मानसून सत्र आने तक हम सैकड़ों ऐसी चर्चा बुनियादी ढांचे को लेकर कर चुके हैं। ग्रामीण सड़कों की बात है, तमाम ऐसी सड़कें हैं जो बहुत जर्जर सड़कें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निकल नहीं पा रहे हैं, सालों से जर्जर पड़ी सड़कें। क्या उस समय जनता को उम्मीद थी कि अभी बड़ा बजट आया, अब सड़क बन जाएगी, अब पानी की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई? अब क्या लोग ये खुशी मनाएं, आम जनता इससे खुशी अब बनाए कि कम से कम अब सड़क बन जाएगी? 59,000 करोड़ का बजट आया है, हमारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। निश्चित ही सरकार बजट लेकर के ही इसलिए आई है कि जो अधूरे काम हैं उनको समय रहते पूरा कराया जाए और जल्दी से जल्दी कराया जाए। और विपक्ष का काम है सरकार को जागृत करना, अगर कहीं कोई कमी तो कहें। अब इनके विधायक क्या है, कोई जनहित का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, ना तो कभी जिलों में और ना यहाँ सदन में, केवल हल्ला। ऐसा लग रहा है बस कल हम सत्ता में आ रहे हैं। चुनाव लोकसभा का होता है, कहते हम सत्ता में आ गए, अब विधानसभा को होना है, उन्हें लग रहा है अरे जाने, अरे भाई वो तो विधायी प्रक्रिया, 5 वर्ष के लिए विधानसभा निर्वाचित हुई है, 5 वर्ष के लिए मैंडेट है, 5 वर्ष बाद पुनः चुनाव होगा। जाइए जनता के मैदान में, आप भी और हम भी। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, सब बौखलाए हुए हैं, सत्ताजीवी लोग हैं। नहीं, उनको तो जनता ने नकार दिया, उनको तो जनता ने नकार दिया। अब 27 में फिर वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि जैसे अभी अकाउंटेबिलिटी की बात प्रदीप जी हो रही है, पानी की टंकी का एक बहुत एक बड़ी परियोजना आप लेकर चल रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, सैकड़ों ऐसे घरों में पानी अब पहुंचा है जो कभी पहले कभी नहीं पहुंचा था। बहुत साधुवाद इसके लिए, लेकिन बहुत साधुवाद प्रदीप जी, तो 10 सेकंड। लेकिन तमाम आपके विधायक ने भी सवाल उठाया है, मंत्री का विरोध भी किया है कुछ क्षेत्रों में। अगर वो परियोजनाएं, तमाम ऐसी परियोजनाएं ऐसी आधी अधूरी छोड़ दी जाएंगी या ऐसी हो जाएंगी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद फिर से वही स्थिति आ जाएगी, तो फिर ऐसी परियोजनाएं कैसे पूरी होंगी? हमारे दल के चुने हुए विधायक और निर्वाचित सरकार और मंत्री तो हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी सिस्टम में जुड़े लोग, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं। अगर वो कोई गलत कार्रवाई होगी, कंपनी रिस्ट्रिक्टेड होंगी, कंपनी ब्लैक लिस्टेड होंगी, लेकिन हमारी नियत, हमारे नेतृत्व और उसकी नीति, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जहां भी गड़बड़ी होती है कार्रवाई होती है। ओवरऑल हमारे नियत, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई प्रश्नवाचक नहीं। उनका एक ही पक्ष है, एक ही मिशन, एक ही ध्येय है, केवल जन कल्याण, लोक कल्याण, यही ध्येय है। उसी पर हमारी सरकार चल रही है। और निश्चित ही ये बजट जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो अधूरे काम रह गए हैं,
उनको समय रहते पूरा किया जाए। निश्चित रूप से प्रदीप जी, अगर नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह बिल्कुल नहीं है, मैं तो ये मानता हूं, अगर प्रश्न चिन्ह होता तो जनता चुनती क्यों। रजत जी, नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, नियत भी साफ है और ये बजट भी जनता के हित में आया, फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नीति भी साफ। हाँ बिल्कुल, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो बजट आप भी लेकर आते थे और जनता के हित में ये बजट आ रहा है, तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका भी? भाई ठीक है, चुनाव से पहले ही ला रहे हैं, लेकिन जाएगा तो जनता के ही कामों में, पर ठीक है, आपको स्वागत करना चाहिए। कुछ सुझाव हो तो आपको दे देना चाहिए। प्रदीप जी ये कह रहे हैं। मनोज जी बस बात यहाँ पे बस इतनी है कि इनकी नियत नहीं सही है। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बस नियत में ही खोट है भारतीय जनता पार्टी की, बाकी सब सही है। कैसे बता दीजिए? इनकी नियत में खोट जो है वो के न्यूज ने समय समय पे उजागर करी है। हाँ, वो मैंने कहा, चैनल के माध्यम वो मैंने कहा, वो मैंने बताया। वो कह रहे हैं कि तमाम ऐसी योजनाएं। मनोज जी, जो अभी तक 7 लाख करोड़ रुपए नहीं खर्चा कर पाए, वो 59,000 करोड़ रुपए और लेकर के आए। है ना नियत में खोट? ये नियत में खोट है इनकी। और अब वही बात है ना कि चर्चा की बात कर रहे हैं। अरे चर्चा पहले चोरी पे कर लो ना। विपक्ष कह रहा है कि पहले चंदा चोरी पे अपना विजन क्लियर कर दो। भगवान राम का जो पैसा खा गए उस पे चर्चा कर लो ना। उन पर कार्रवाइयां तो हो रही हैं। उस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए तुम जो है 59,000 करोड़ रुपए का एक जो है कहते नहीं कि आप वो जो है रजत जी, जिन्होंने चंदा चोरी किया, जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, उन पर कार्रवाई हो रही है, वो जेल में जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, वो जेल में जा रहे हैं। चंदा चोरी पे बहस से बचने के लिए 59,000 करोड़ का झुंझुना लेकर के आ गए। 59,000 करोड़ का झुंझुना लेके आ गए। नहीं भाई, ये चंदा चोरी पे बात जन आकांक्षाओं का बजट, इसको झुंझुना आप कर देंगे। अभी आज आया कि 200 करोड़ का बजट था और ये 2200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया राम मंदिर बनाने में। अरे यार, कितना जो राम का नहीं हुआ वो काम कहां से करेगा? फिर बीच में बोले जा रहे हो चौहान साहब, कितना बोलते हो? विधानसभा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो? क्यों यहाँ बैठ के इतना? विधानसभा ज्वाइन कर लो तुम भी। और जिन्होंने आज अरे चौहान साहब फिर बीच में बोल रहे हो। बोल लो प्रदीप जी, बोल लो। 27 बार बोलने का नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मनोज जी हमारा समय इनको प्रदीप जी मुझे लगता है बड़ा मुझे लगता है बड़ा लंबा समय आपको मिला और आपने सभी सवालों के जवाब भी दिए। अब रजत जी को जब समय मिला है तो मुझे लगता है आप सुन लीजिए उनको। अगर कोई भी बात आपको खराब लगती है या आपको लगता है नहीं वो गलत बात कर रहे हैं, वो आप अपने समय पे बोलिएगा, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए भाई, उनको बोलने तो दीजिए। आप चोर समझे, तमीज से बात करिए। व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे तो फिर नहीं प्रदीप जी, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा है। प्रदीप जी कोई व्यक्तिगत, मैं यही कह रहा हूं ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी शांत हो जाइए। रजत जी कंप्लीट करें, रजत जी कंप्लीट करें। और इज्जत को लूटने वाले में बहस कर लेते ना, ये है आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप ये राजनीतिक मंचों पर होता होगा भाई, राजनीतिक मंचों पर होता होगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो राम मंदिर में जाने नहीं देते होंगे ऐसे बिना टिकट के, आप कहां से चुरा लोगे? आप नहीं चुरा पाओगे पैसा। नहीं रजत जी, मेरा सवाल, आपकी बात नहीं हो रही है, मुद्दे पे बात करिए रजत जी, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए रजत जी। भाजपा के हैं चौहान साहब, आपने पैसा नहीं चुराया है, हम नहीं कह रहे कि आपने चुराया, लेकिन जिन्होंने चुराया है वो भाजपा के ही हैं, हम ये कह रहे हैं। आपके ऊपर आरोप नहीं है, व्यक्तिगत आरोप नहीं है। तो बहस विधानसभा में आज चंदा चोरी पे होनी थी, तो चंदा चोरी पे बहस करते। वो जो 9 लाख करोड़ नहीं खर्चा कर पाए, 59,000 करोड़ का जुर्माना क्यों लेकर के आज बैठे वहां पे? उसका गैंग चंदा चोर है, इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश जी को कैसे और उनको कैसे आंकड़े मिले, इसकी जांच होनी चाहिए। मंदिर बनाने का बजट 200 करोड़ था, आपने 2200 करोड़ रुपए लगवा दिए वहां पे, किसका पैसा लगा दिया? जी इन्हें समझाइए रजत जी। नहीं रजत जी देखिए, मंदिर कितने में बनेगा, मंदिर कितने में बनेगा, कितना बनेगा, ये भाई राजनीतिक पार्टियां तय नहीं करेंगी, ये राजनीतिक पार्टियां तय नहीं करेंगी। मुझे लग रहा है मंदिर पर टिप्पणी करने का अधिकार, मंदिर पर टिप्पणी करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों को नहीं है। राजनीतिक पार्टियां मंदिर के नाम पर रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है। मंदिर कितना बनेगा, उसका बजट कितना लगेगा, रजत जी ना आप ये डिसाइड करेंगे ना प्रदीप जी डिसाइड करेंगे। ये देश के आस्थावान जो करोड़ों आस्थावान है वो डिसाइड करेंगे कि उनके प्रभु राम का मंदिर कितना बनना चाहिए। हम उधर चर्चा ले जाकर चर्चा को डिरेल कर रहे हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय से बड़े हम आप लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट तक तो संज्ञान ले रहा है उस पे। अब रजत जी बताएंगे कौन चंदा। नहीं ठीक है हम रिजवी जी का एक बार फिर से रुक कर रहे हैं, रिजवी जी का रुक कर रहे हैं। रजत जी आप शांत हो जाइए। करता रहता है और आप बुलडोजर चला देते हो। यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हो अपनी चोरी पे, शर्म नहीं आती है? नहीं आप लोग घूम फिर के मंदिर पे पहुंच जा रहे हैं भाई। मेरा विषय आज मंदिर नहीं है, मेरा विषय मंदिर नहीं है। मुझे पता है कि मंदिर का विषय आते ही आप लोग कितने ये बजट नहीं प्रदीप जी शांत हो जाइए रजत जी, हम अपने साथियों से कहेंगे, दोनों हमारे मेहमानों को म्यूट करेंगे। रजत रिजवी जी का हम रुख करेंगे। रजत रिजवी जी अगर बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चंदा चोरी पे नहीं चंदा चोरी पर चर्चा नहीं है, फिर रजत जी हम माफी चाहते हैं। ये जो चर्चा है ये करोड़ों प्रदेशवासियों के लिए ये चर्चा है कि आज ये बजट जो आया उनके लिए कितना महत्वपूर्ण बजट है, उनके जीवन में कितना बदलाव ये बजट लाएगा। आप वापस आकर चंदा चोरी भाई कब तक कहां तक चर्चा करेंगे? माफी चाहते हैं रजत रिजवी जी। जब महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा जब सामने आती है तो आरोप प्रत्यारोप का ऐसे ही दौर शुरू हो जाता है और जनहित के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं ऐसे ही भटक जाते हैं। आज जब 59,000 करोड़ की बात हो रही है तो चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जो पिछला बजट है वो कैसे खर्च हो, विपक्ष भी सलाह उसमें दे सकता है, और जो मौजूदा बजट आया है 59,000 करोड़ का, ये बजट जनहित में कैसे खर्च हो, जहां जरूरत हो, सबसे ज्यादा जरूरत हो, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत हो उनसे संबंधित योजनाएं कैसे आए ताकि ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए जो पिछड़े हैं, वंचित हैं और जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। और यहां ऐसे विषयों पर ध्यान भटकाने का प्रयास होने लगता है जिस पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए मनोज जी, जो भी सरकार अपना पूर्ण बजट लेके आती है या अनुपूरक बजट लेके आती है तो उसके पूरे ध्यान में रहता है कि प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो नियंत्रण में हो, और दूसरा कर्ज और उधार संबंधी दायित्व बिल्कुल वो उसकी व्यवस्था, ये दो मूल चीज है जो सरकार अपने ध्यान में रखती है। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा पूरी तरह नियंत्रण में है और कर्ज एवं उधार संबंधी दायित्व के लिए 3,110 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये सरकार ने ये भी किया है कि कर्ज और जो उधार संबंधी दायित्व है उस पर भी 3,110 करोड़ रुपए की। हमें जो है वो प्रदीप चौहान की बात अभी डिबेट में आ रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़ा अच्छा मौका था समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त हाउस के अंदर, लेकिन वो समाजवादी पार्टी हो हल्ला में इससे चूक गई। वो खाली हो हल्ला करती रही। देखिए, जब भी कहीं अदालत में दो पार्टियां होती हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है जी। तो जब कोई भी मुकदमा आता है तो मुकदमा आने के बाद ये होता है कि पक्ष अपना बहस करता है और विपक्ष अपना बहस करता है और उसके बाद निर्णय जज साहब दे देते हैं देख के। तो ये बजट जो आया था अनुपूरक, इसमें हो हल्ला कुछ नियम बने। देखिए मनोज जी, मैं इस तरह से सुधार वाली बात करना चाहता हूँ। स्वागत है। मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ कि विपक्ष के पार्टियों को वेल में आके हो हल्ला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष ने कोई बात उठाई बजट के अनुपूरक की तो विपक्ष को यह चाहिए कि उसको ग्रहण करके कहता है कि साहब मैं विधायक हूँ फलाना और मेरे क्षेत्र के अंदर सड़क नहीं बनी है, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की सड़क और नलकूप के लिए 10 करोड़ रुपया दिया जाए और अनुपूरक बजट में बढ़ाया जाए पैसा। तो अगर ये मांग होती तो उस क्षेत्र का जो विधायक बोलता तो उस क्षेत्र के अंदर उसकी एक अपनी इज्जत बनती। और जनता भी समझती कि हमारे नेता हमारे लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे विधानसभा का जो है एक विधायक हमारे जो है वो सड़क बनने के लिए इसने जो है कहा कि रेलवे स्टेशन से लेके बस अड्डे की सड़क जो है चौड़ी होनी चाहिए, 4 लेन की होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात कही। तो ये हो हल्ला करके पता नहीं क्या विपक्ष समझता है कि जनता उसके फेवर में आ जाएगी। अरे विधानसभा वाइज तुम काम करोगे, जनता तुम्हारे फेवर में आती चली जाएगी। हो हल्ला से कुछ नहीं होने वाला। आम जनता हो हल्ला, ये चीजें चेंज होनी चाहिए, ये बदलना चाहिए कि वेल के अंदर हो हल्ला कर लिया, समझ लिया कि आम जनता खुश हो गई, हाँ ये तख्ती वो तख्ती। इससे नहीं होता है। अगर ये बहस होती अगर इसके ऊपर तो मजा आ जाता। हर विधायक चिल्लाए कहता नहीं साहब अनुपूरक बजट में बढ़ाया जाए। वो हमारे यहाँ जो इतना नल दिया गया है, नल 5 गया है, अभी 100 नल हमें चाहिए।
नहीं कर पाए, ये इसका मौका अच्छा नहीं उठाया। बहुत अच्छी बात प्रदीप जी ने कही कि जब ये आवे तो विपक्ष को चाहिए कि विपक्ष अपनी बात को अच्छे तरीके से रखे, हो हल्ला से काम नहीं चलता है। और कुछ विधानसभा में ये नियम बदलना चाहिए कि हो हल्ला नहीं हो भाई, जब तार्किक प्रश्न आए तो उस प्रश्न का जवाब इधर से जाए जिससे आम जनता का फायदा हो हल्ला से आम जनता क्या फायदा है बताइए? ठीक कह रहे हैं, ठीक मैं तो नहीं समझता हूँ हो हल्ला से आम जनता। और जो विधायक जीत के आते हैं किस पर जीत के आते हैं? आम जनता के वोट पर जीत के आते हैं। तो आप आम जनता के दिलों में जो जगह बनाएगा वो सत्ता पे काबिज होगा। ठीक है रजत जी, मुझे लगता है रजत रिजवी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जनता और विधानसभा का ये जो सत्र होता है, एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है, यहाँ तार्किक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और जब 59,000 करोड़ का ये बजट आया था तो विपक्ष को, जनता अपने क्षेत्र के विधायकों को, और वहां पर कितनी योजनाएं ले जा सकते हैं, उन योजनाओं पर कितना खर्च करा सकते हैं, इस पर बात करनी चाहिए थी, न कि इन सब चीजों से ध्यान भटकाने का सिर्फ एक ही विषय, चंदा चोरी चंदा चोरी चंदा चोरी। रजत जी, मनोज जी देखिए, वही बात आ रही है। विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा। जो घटनाक्रम चल रहा था वो भी तो विधानसभा में, उस पर भी तो बहस होनी चाहिए थी ना। तो हम लोग उस पर बहस चाह रहे हैं, तो पहले जो सत्ता बचता उस पर बहस कर लेता, उसके बाद वो अपना कर लेता। ये तो वो आप जबरदस्ती आप वो लेकर के आ गए, तो आप मुद्दा अपना लेकर के आए, आप चाह रहे हो उस पर बहस हो। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, पहले जो हॉट मुद्दा चल रहा है, हॉट क्या होता है, भगवान से जुड़ा मुद्दा है। आप भगवान अभी तक राम राम कर रहे थे, अब आप राम के जो है मुद्दे से आप पीछे हट रहे हो। तो ये तो आप देखिए, जो बैठे हैं यहाँ पे सब अच्छे से जनता देख रही है। रजत जी, कौन क्या मुझे लगता है कि जनता से सरोकार कम, फायदा जो मुद्दा हमको फायदा ज्यादा कर रहा है, सूट ज्यादा कर रहा है। जो रजत जी, जो मुद्दा हमको ज्यादा सूट कर रहा है, उस पर ज्यादा चिल्लाने से, जिस पर ज्यादा चिल्लाने से फायदा होगा, मुझे लगता है ये चल रहा है सदन में। नहीं मनोज जी, पहला मुद्दा देखिए, पहला मुद्दा जो चल रहा है उस पे विपक्ष को आज बहस करनी चाहिए थी कि आखिर वो पैसा कहाँ गया, कैसे गया, किसने खाया, किसने नहीं खाया। विपक्ष की जवाब, विपक्ष की जो सत्ता में बैठे उनकी जवाबदेही थी ना, तो मंदिर तो उन्होंने बनाया था। वो उस पे एक पॉइंट क्यों नहीं बात करना चाह रहे थे? भाई अधिकारी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित हुई है, जो पकड़े गए जेल में गए। अब नहीं तो अगर इस व्यवस्था पर आप भरोसा नहीं करेंगे तो आप क्या चाहते हैं? कोई बीजेपी का विधायक खुद एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मैं स्वीकार करता हूं कि मैं चोर हूं, क्या ये आप चाहते थे क्या सदन में? प्रदीप जी कंप्लीट करिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन मैं समय नहीं दे रहा हूं। प्रदीप जी कंप्लीट करिए। ठीक है रजत जी आ रहे हैं। प्रदीप जी कंप्लीट करिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 दिन में चिन्हित कर लिए इन्होंने, दिल्ली में 2200 अपराधी 2 दिन में चिन्हित कर लिए इन्होंने, दिल्ली में 2200 अपराधी 2 दिन में। ठीक है रजत जी, और यहाँ पे रजत जी 4 महीने लग रहे हैं। नहीं ठीक है रजत जी, ठीक है रजत जी। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? सिस्टम से जो आपने अपराधियों को बुलाया था, वो फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से, उनका जो ड्रोन था, उनका सॉफ्टवेयर, उससे उन्होंने फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से आइडेंटिफाई किए। और इसमें सब अपराधी हैं। भाजपा वालों के घर के बच्चे भी गए थे, भाजपा वालों के घर के भी बच्चे भी गए थे। नहीं यही दिक्कत है रजत जी। रजत जी, जांच एजेंसियां वही है जो आपकी सरकार में थी, जांच एजेंसियां वही है जो आपकी सरकार में थी, व्यवस्था वही है जो आपकी सरकार में थी, लेकिन सिर्फ जो मामला सूट करता है, जो मुद्दा सूट करता है, सिर्फ उसी पर हम शोर मचाएंगे, वो चर्चा हम उसी पर करेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए का ये बजट जो है, अनुपूरक बजट, ये जनता के हित में अगर आया है और जनता के तमाम योजनाएं जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए आए, तो निश्चित रूप से इस पर पक्ष और विपक्ष को तार्किक चर्चा करनी चाहिए। जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका कितना लाभ मिले, मुख्य बजट में जो पैसा आया वो कैसे खर्च हो, अगर नहीं खर्च हो पाया, इस पर बात होनी चाहिए थी। क्योंकि एक एक मिनट का जो सदन का जो समय होता है महत्वपूर्ण होता है, और उसका खर्चा जो होता है वो करोड़ों में होता है, और जनता ही वहन करती है। इसलिए जब जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, उनके लिए बोलने की बारी आती है, तब ऐसे विषयों पर हो हल्ला किया जाता है जो राजनीतिक पार्टियों को सूट करते हैं। इसलिए जनता का इसमें फायदा होने वाला नहीं है। हम एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता का हित सर्वोपरि है, और इसी पर चर्चा भी होनी चाहिए, इसी पर पूरा एजेंडा सेट होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ अपने सभी मेहमानों का हम चर्चा में बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आपने महत्वपूर्ण समय दिया। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। 1980 गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय